नमस्ते सभी को। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सभी भाई बहनों को नमस्ते। पुनः जागृति की यात्रा में सभी का स्वागत है। साथ साथ चलना ही सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व को हम समझ भी पाएँ और प्रमाणित भी कर पाएँ, इस अपेक्षा से हम इस अध्ययन गोष्ठी को आज शुरू करते हैं। तो कुछ आप हमारे प्रश्न आए हुए हैं और एक सह अस्तित्व को लेकर बारंबार कुछ बातें आ रही हैं। तो मुझे लग रहा था एक बार सह अस्तित्व पर थोड़ी सी एक बात कर ली जाए और उसके साथ में फिर हम जो हमारे पठन की एक प्रक्रिया है और प्रश्न उत्तर की एक प्रक्रिया है, उसको हम साथ साथ चालू रखेंगे। क्योंकि मध्यस्थ दर्शन में मूल रूप से सह अस्तित्व का अध्ययन है। न किसी वस्तु को कोई बनाता है, न किसी वस्तु को कोई बिगाड़ता है। ये एक प्रकटन प्रक्रिया है जो स्वयं स्फूर्त प्रक्रिया है। जैसे हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि स्वयं स्फूर्त वो हर कार्य, व्यवहार और विचार करने लगे। तो ये स्वयं स्फूर्त की इच्छा हमारी इसीलिए होती है कि हम सहअस्तित्व में, सहअस्तित्व के नियम में, इस व्यवस्था में पिरोए हुए हैं। तो क्या आप लोग सहअस्तित्व पर सुनना चाहेंगे या फिर हम पठन चालू करें? जैसे सभा की सहमति होगी उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। आप सब कैसे कहते हैं उसके अनुसार से चलते हैं। जी दीदी। जी बहन जी, बताइए कैसा चलना है? मैं अपनी ओर से तो मैं यही कहूंगी कि सहअस्तित्व पर ही चर्चा की जाए। बाकी सबकी क्या राय बनती है? जी दीदी, मैं भी जानना चाह रहा था सहअस्तित्व के बारे में, और स्पेसिफिकली ये भी कि जब सहअस्तित्व है तो वो सिर्फ व्यापक और इकाई के बीच में है कि इकाई इकाई के बीच में भी सहअस्तित्व है, तो उस पे भी थोड़ा सा और फैला पाएंगे अगर आप तो। हम्म, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया रहेगा दीदी। जी, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सहअस्तित्व पर बात करते हैं। उसके साथ में जो आपने बात रखी कि क्या व्यापक और इकाई का ही हम सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं या इकाई और इकाई की सहअस्तित्व की भी बात कर रहे हैं। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि सहअस्तित्व जो होने के रूप में है, और होने के रूप में है इसका अर्थ ही है कि एक ऐसी वस्तु है जो खाली है, जो क्रिया शून्य है, जो दिखती नहीं, जो ऊर्जा है, जिसे ज्ञान बोल रहे हैं वो वस्तु, और एक एक करके जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको एक एक वस्तु को इकाई कहा। ये दोनों संपृक्त हैं, साथ साथ हैं, इसीलिए इसको एक नाम दिया है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व पारदर्शी है, पारगामी है। तो ये जो व्यापक के पारगामी होने के कारण हर परमाणु अंश ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता के आधार पर ही हर परमाणु अंशों में एक दूसरे को पहचानने की ताकत आती है। फलस्वरूप वे एक दूसरे को पहचानते हैं, हर परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है और उसी आधार पर एक परमाणु का गठन होता है। परमाणु अंश में भी व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरह से हम पदार्थावस्था या सभी अवस्थाओं में देखते हैं, ये मूल चीज परमाणु अंशों में है और वो सभी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। परमाणु गठन का प्रमाण है परमाणु का निश्चित आचरण।
तो ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये बाबा जी ने एक संवाद में बहुत सुंदर बात लिखी है। उसी के आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सहस्तित्व क्या वस्तु है, सहस्तित्व में कैसे उत्सव, नृत्य, संगीत, तालमेल है। तो अगर हम एक परमाणु के गठन को भी देखते हैं, तो उस परमाणु का आचरण भी निश्चित दिखता है हमें। तो अभी हम अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसका आचरण कभी नहीं बदलता। तो हम बाबा जी उसी को कह रहे हैं, परमाणु के गठन का प्रमाण क्या है, उसका निश्चित आचरण। तो दो अंशों का परमाणु भी निश्चित आचरण करता है, या फिर उससे अधिक अंश है, मान लीजिए 200 अंश का परमाणु है, वो भी निश्चित आचरण ही करता है। परमाणु अपने गठन के उपरांत एक निश्चित आचरण करता है। यह गठन होने की सफलता की स्वीकृति है। उत्सव का मतलब है सफलता की स्वीकृति। सफलता के अर्थ में उत्सव है। तो यहाँ पर बाबा जी उसी बात को कह रहे हैं कि मूल रूप में जो रचना है वो है परमाणु। तो परमाणु में अंश भी व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, परमाणु भी निश्चित आचरण में है, और इसी को कह रहे हैं उत्सव। परमाणु में उत्सव है, तो उत्सव मतलब सफल हो गए, सफलता मतलब निश्चित आचरण। तो सफलता के अर्थ में उत्सव है जो परमाणु में हमें दिखता है। और ये हमें परमाणु में क्यों दिख रहा है? क्योंकि सहअस्तित्व है। परमाणु में निश्चित ऊर्जा, निश्चित स्रोत है ही। ऊर्जा के फलस्वरूप हर परमाणु अंश, हर परमाणु व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। तो परमाणु गठन से ही अस्तित्व में उत्सव की शुरुआत होती है। कितनी सुंदर बात है कि देखिए, आज मनुष्य एक दूसरे के साथ गठित होता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है, और ये शुरुआत अस्तित्व में परमाणु के लेवल से होती है। तो परमाणु गठन से ही अस्तित्व में उत्सव की शुरुआत होती है। तो अस्तित्व में उत्सव ही उत्सव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गठन हो रहा है, मिलना हो रहा है, और अगर विरचना भी हो रही है वो भी उत्सव के अर्थ में है, क्योंकि वो जो बिछड़ना है वो भी किसी से मिलने के लिए बिछड़ना है। तो बहुत सुंदर मुझे ये लाइन हमेशा लगती है, आपको भी निश्चित रूप से लगेगी कि परमाणु गठन से ही अस्तित्व में उत्सव की शुरुआत है। परमाणु के निश्चित आचरण का फलन है उसकी उपयोगिता और पूरकता। इस प्रकार विभिन्न संख्या में परमाणु अंशों के गठित होने से अनेक प्रजाति के परमाणु गठित हो गए हैं। तो इस पे हमारी पहले भी बात हुई थी कि कुछ भूखे परमाणु होते हैं, कुछ अजीर्ण परमाणु होते हैं। अजीर्ण परमाणु के पास आवश्यकता से अधिक अंश हैं, और भूखे परमाणु मतलब आवश्यकता से कम अंश है। तो हर परमाणु अपने आचरण की निश्चितता के साथ उन अंशों की संख्या को निश्चित करता है, जिससे हमें अनेक प्रजाति के परमाणु दिखते हैं, क्योंकि सबके अंशों की मात्रा भी भिन्न भिन्न है। सभी आवश्यक परमाणुओं के गठन होने के उपरांत एक जलने वाला पदार्थ और एक जलाने वाला पदार्थ जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसको कहा है यौगिक। यौगिक विधि से ये मिलते हैं तो पानी का प्रगटन होता है। तो एक निश्चित अनुपात में एक जलने वाला और एक जलाने वाला आपस में मिलते हैं, संबंध को पहचानते हैं और व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, जिसको एक क्रिया नाम दे रहे हैं यौगिक क्रिया। ये भी अस्तित्व में एक उत्सव के रूप में बाबा जी देखे हैं। तो पानी सबसे पहला यौगिक है। यौगिक विधि से जो पानी बना, उस खुशहाली या उत्सव के फलन में क्या हुआ? एक नई रचना आ गई। जब भी उत्सव है तो उसके आगे की बात अस्तित्व में हो रही है। तो हम क्या देखते हैं? पानी, जैसे धरती का एक बनना है, तो धरती ठोस क्यों बनी? क्योंकि पानी को आना था। धरती कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढा है, क्यों हुआ? क्योंकि पानी को फिसलना था। गड्ढा क्यों है? क्योंकि पानी को ठहरना था। कितनी सुंदर बात है। पानी जब एक गड्ढे में ठहरा, वहां से उसमें रचना तत्व और पुष्टि तत्व, जिसको डीएनए, हार्मोन्स ऐसा कुछ कहते हैं इंग्लिश में, वहां से उनके संयोग से प्राण सूत्र है ना, प्राण सूत्र जो
प्राण सूत्र को क्या कहते हैं मैं एग्जैक्ट नहीं जानती हूँ। तो वहां से प्राण सूत्र का प्रकटन हुआ है। तो ये सह अस्तित्व को हम पूरी पृष्ठभूमि को देख रहे हैं कि कहाँ सह अस्तित्व होने के रूप में परमाणु अंश भी स्वयं स्फूर्त व्यवस्था, परमाणु पे निश्चित आचरण के साथ, परमाणुओं में अनेक प्रजातियां बन गई, उत्सव ही उत्सव। उन अनेक प्रजातियों के बाद में यौगिक क्रिया की प्रकटन है। यौगिक क्रिया में भी निश्चित आचरण, और यौगिक क्रिया जब ठहरा है ना, तो ब्रह्मांडीय किरण, ऊष्मा, नमी, इन सब के संयोग से हमको रचना तत्व और पुष्टि तत्व है ना, जो हमें हर एक पेड़ पौधे में, हमारे हर एक सेल्स में, पशु पक्षियों में, वो रचना बनती कैसे है? तो पूरा रचना उस बीज में समाया रहता है, उसका आकार बीज में समाया रहता है, उसको जो पोषण मिलना है वो भी सब कुछ प्राण सूत्रों में समाया रहता है। इस उत्सव की बात अस्तित्व में बाबा जी ने देखी है और इस बात को कह रहे हैं। तो प्राण सूत्रों में जब सांस लेने का ये जो क्रिया हुई, प्राण सूत्रों में जो हम पिछले बार भी कहे थे, ये जो पवित्र रस में जब सांस लेने की क्रिया हुई, तब ये प्राण सूत्र उत्सवित होते हैं। प्राण सूत्रों के उत्सवित होने के फलस्वरूप उनमें रचना विधि आ जाती है। उस रचना विधि के अनुरूप वे प्राण सूत्र रचना कार्य में लग जाते हैं। तो ये जो उत्सव होता है, उससे अनेक हम पेड़ पौधे देखते हैं, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, बहु कोशिका, तो सब अलग अलग रचना बनाने में लग जाते हैं और सारी रचनाएं संबंध को पहचानते हैं, उपयोगिता पूरकता के साथ हैं और व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। मनुष्य को छोड़कर हर परमाणु, हर अवस्था व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। ये एक उत्सव है अस्तित्व में। जब वह रचना बीज वृक्ष परंपरा के रूप में स्थापित हो जाती है, मतलब बीज से वृक्ष, वृक्ष में फिर बीज लगा, बीज से फिर वृक्ष, वृक्ष में फिर फल फूल और बीज लगा, ये जब परंपरा स्थापित होती है तो पुनः फिर से देखिए, अब एक फिर से टर्निंग है, तो पुनः प्राण सूत्रों में उत्सव होता है, जिससे उनमें नई रचना विधि आ जाती है ना, नई प्रकार की रचना विधि आ जाती है। इस तरह हर उत्सव के बाद प्राण सूत्रों में नई रचना विधि उभर आती है और इस तरह असंख्य रचनाओं की परंपराएं स्थापित हो गई, क्योंकि हर रचना के बाद फिर क्रिएटिविटी। एक बार बाबा जी ने, मेरी बात हो रही थी नृत्य को लेकर, तो बच्चों की शिक्षा के विषय में बात हो रही थी, तो बोला, बेटा जी बच्चों में क्रिएटिविटी का होना बहुत आवश्यक है। जैसे पूरे अस्तित्व में क्रिएटिविटी है, बताइए हर रचना के बाद पुष्टि तत्वों में फिर से नई रचना करने की विधि उभर आ रही है। तो उसी प्रकार बच्चों को बोला था, नए रचनात्मक कार्य करें, है ना, नया सोचें, इसके लिए हमेशा प्रेरित करो। तो उसके आगे है, जीवावस्था के शरीर प्राण अवस्था की रचनाएं ही हैं। जीव अवस्था की विभिन्न शरीर परंपराएं प्राण सूत्रों में निहित रचना विधि में उत्तरोत्तर गुणात्मक विकास से है। मतलब जो हम प्राणावस्था में देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा विकसित जीवावस्था के शरीर की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और जीवावस्था में जीवन और शरीर का संयुक्त प्रकाशन होता है। मानव शरीर परंपरा भी प्राण सूत्रों में गुणात्मक विकास के क्रम में स्थापित हुई विकसित रचना है। मानव शरीर की विशेषता ये है कि जीवन अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को मानव के जीने में प्रकाशित कर सकता है। मानव जीवन में सफलता की शुरुआत समझदारी से है, मानव जीवन में उत्सव की शुरुआत समझदारी से है और समझदारी पूर्वक मानव जीवन एक उत्सव है। तो मुख्य रूप से अगर हम इस बात को देखें तो आगे आपको 3 शब्द और मिलेंगे, नियम, नियंत्रण और संतुलन। तो जब हम इस संपृक्तता को देखते हैं, सहअस्तित्व को देखते हैं, ये उत्सव को देखते हैं, तो मनमानी छूट जाती है और हम जीव चेतना में जीते हुए इसको अच्छा तो लगता है सुनने में, पर जीने में नहीं आ पाता।
तो इस नियम नियंत्रण संतुलन को एक हल्के में मैं आपको बताती हूँ। जैसे हर जब भी आप नियम की बात सुने, तो जैसे पदार्थावस्था का एक स्वभाव है, वो उसका नियम है। पदार्थावस्था का स्वभाव है संगठन विघटन, प्राणावस्था का स्वभाव है सारक मारक। तो जो चारों अवस्थाएं हैं उनका जो स्वभाव है उसका नाम है नियम। अब ये जो नियम है, इस स्वभाव को हम नियम कहें। अब इस स्वभाव की परंपरा में निरंतरता हो जाती है। जैसे पदार्थावस्था कैसा है, परिणाम अनुषंगी है, उसका परिणाम कभी नहीं बदलता। प्राणावस्था कैसा है, बीजानुषंगी है, तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये परंपरा 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 में आ गई। इसको कह रहे हैं नियंत्रण। तो नियम की जब निरंतरता होती है, निश्चित आचरण की जब निरंतरता होती है, स्वभाव की जब निरंतरता होती है, उसको कह रहे हैं नियंत्रण। उसके बाद संतुलन क्या है, तो पदार्थावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक है, प्राणावस्था पदार्थावस्था के लिए उपयोगी है ना। इसी तरीके से आगे की प्राणावस्था जीवावस्था के लिए पूरक है और जीवावस्था उनके लिए उपयोगी है। तो मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी हर इकाई के लिए परस्पर उपयोगी है, पूरक है। इस रूप में पूरा एक उत्सव हमको देखने को मिलता है। तो सहस्तित्व को लेकर इतनी बात थी। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। आप लोग बताएं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दीदी, थैंक यू। जी दीदी, तो दीदी फिर मतलब जैसा मैं समझ रहा था कि सहअस्तित्व जो है वो मतलब इकाई इकाई के बीच में भी उनकी परस्परता में भी जो है उससे भी सहअस्तित्व में मतलब सहअस्तित्व में वो है ही। हाँ बेटा, सहअस्तित्व तो है ही। इसीलिए तो मानव मानव भी दो इकाई है ना, और संबंध है तो मानव मानव के साथ जीता ही है। एक परमाणु अंश के साथ में संबंध पहचान के परमाणु बना ही रहा है। तो हर इकाई का जो गति है ना, स्थिति के रूप में संपृक्तता है व्यापक और इकाई की, और गति जो है वो इकाई और इकाई के बीच में हमें स्थूल रूप में देखने को मिलती है। जी दीदी, ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। जी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और पेजेस को लेते हैं, आज के पन्ने, या फिर आज के प्रश्न पहले रख लें। कैसे करना है सुचित्रा बहन जी, और बाकी सभी बताइए। ठीक है, पेजेस पेजेस लेकर के चल सकते हैं और उसी में क्वेश्चन आते जाएंगे। जैसे पेज नंबर 50 से है मधु दीदी का, और जी रीडिंग करते हुए चलते हैं। जी। मेरा तो पूरा पता नहीं, लिंक नहीं हो पा रहा था, जुड़ नहीं पा रहा था, बहुत आइडिया में डाल के देखी तो फिर इसमें लिंक हो पाया है। अच्छा अच्छा। पूरा सहस्त्र से बताया वो मैं सुन ही नहीं पाई, खत्म हो गया पूरा। कोई बात नहीं। जी जी। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अचल बेटा तो जी आप बताइए कौन पढ़ेंगे। आप 5 नाम रख दीजिए, फिर वो लगातार पढ़ लेंगे। जी दीदी, तो दीदी इस ऑर्डर में कर लेते हैं कि पिछली बार करुण भैया तक अपन कंप्लीट कर लिए थे, तो मधु दीदी, फिर मेघा दीदी, रेखा दीदी, शालिनी दीदी और सुमन दीदी। अच्छा, और सॉरी, ऊपर से दीपक भैया भी बचे हैं, अनिल भैया और दीपक भैया। तो अपन ऐसा कर लेंगे कि पहले अनिल भैया, फिर मधु दीदी, फिर दीपक भैया, फिर मेघा दीदी और फिर रेखा दीदी। तो अनिल भैया आप पेज नंबर 49 से ले लीजिए। हाँ, हेलो भैया, मेरे अभी ना मैं सुन रहा हूँ,
थोड़ा पढ़िए ना, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अभी। अच्छा अच्छा। हेलो। जी जी जी, कोई 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 बात नहीं भैया। तो एक काम करता हूँ कि ये वाला पेज मैं पढ़ लेता हूँ फिर, और उसके बाद फिर मधु दीदी आगे ले लेंगी। जी। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप जीवन है। ये कभी अलग अलग होते नहीं है। मन का दो कार्य रूप है, चयन आस्वादन। वृत्ति का दो कार्य रूप है, विश्लेषण तुलन। चित्त का दो कार्य रूप है, चित्रण चिंतन। बुद्धि का दो कार्य रूप है, रितंबरा संकल्प और बोध। आत्मा का दो कार्य रूप है, प्रामाणिकता अनुभव। ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुए पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और 10 क्रियाओं में से जीव चेतनावश 4.5 क्रिया ही कार्यरत रहते हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है, इसीलिए जीवन में अंतर्विरोध बना ही रहता है। ये 4.5 क्रियाएं हैं, चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण एवं आधातुलन। चयन आस्वादन संवेदनशीलता के आधार पर होती ही है। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जीभ आदि को अच्छे लगने वाली वस्तु को अपनाते हैं और खराब लगने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया करता है, प्रिय हित लाभ के रूप में। इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेता है और इसके लिए चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं। कुल मिलाकर इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इससे अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है या गलत है या ज्यादा है कम है, इस तरह का सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। मानसिकता आदि मानव जैसी ही है। वस्तुएं ज्यादा हो गई हैं। मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है, वह समझदारी से जागृत होती है। 5 संवेदनाओं और 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त हैं। इसी में मानव पशु व राक्षसवत जीता है। मानव स्वरूप में जीना केवल 4.5 क्रियाओं से बनता नहीं, उससे संतुष्टि होती नहीं। अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती नहीं है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों कर्मेंद्रिय सटीकता से एक दूसरे के तालमेल से कार्य करते रहते हैं। इसमें से हाथ काम न करता हो, पैर न काम करता हो तो लूला लंगड़ा ही कहेंगे, उसको स्वस्थ आदमी कहेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, अचल भैया आप ही पढ़ दो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। सब लोग तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। हाँ, अच्छा तो पढ़ ही रहे हैं, और पर उन्होंने जो एक क्रम बनाया है उसका भी एक सम्मान हम करें, है ना। सभी अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा समझ में आए इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो जो क्रम उन्होंने बनाया है उसका सम्मान रखते हुए आप लोग जी करिए दीदी। आगे। हाँ जी दीदी, नहीं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे ना, मुझे अच्छा लग रहा था सुनने में इसीलिए मैं कह रही। ठीक है दी, पढ़ती हूँ मैं। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ ये 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिए। आगे की क्रिया व्यवहार में प्रमाणित होती है, यही जागृति का आधार है। यह जानने मानने की विधि से ही होगी। मानवेतर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है, नियम के अनुसार कार्य करता है। इस विधि से व्यवस्था है। संवेदनशीलता पूर्वक जीने को की जो पराकाष्ठा है वह जीव संसार में पूरा हो जाता है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बनती। अस्तित्व में निष्प्रयोजन कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक
व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुरूप में चिंतन चित्रण संपादित करना शुरू करता है। उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर योजना को तैयार करते हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं, वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया, आप सबको विदित है। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए हैं, ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है, उसमें धरती तंग हो गई है। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं, उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बात किए हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, उससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है, इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिल करके कोई सभा बना दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए हैं, पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष में 4 बार समीक्षा होती है, पुनः विचार, पुनः समीक्षा, किंतु आज तक यह तय नहीं हुआ कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होना चाहिए। दीदी ये रुकूं अभी यहाँ पे? जी बहन जी, हम्म इसमें किसी की जिज्ञासा हो तो उसको रख लीजिए। दीदी इसमें शुरू में 59 नंबर पेज में ही ये सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में है। एक मिनट, ये अपना भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है, ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा जी तो इसका उत्तर मुझे लगता है सभा से आ जाएगा। ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुए पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है। बताइए, कौन बताएंगे? कोशिश करिए।
मैं प्रयास करूँ दीदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसमें ना जो सबसे पहला जो शब्द है अनुप्राणित, तो अगर अपन परिभाषा संहिता में देखें तो उसका अर्थ कहा कि चार अवस्था व चार पद व्यवस्था सहज रूप में प्रमाण परंपरा। तो उसको जोड़ के अगर हम देखें तो मतलब इस वाक्य से ऐसा कुछ निकलता है कि जब मानव भ्रमित अवस्था में होता है, भ्रमित अवस्था में होता है मतलब सब सिर्फ साढ़े चार क्रियाएं ही काम कर रही है और जागृत नहीं हुआ है, तो उस समय संवेदनशीलता, संवेदनशीलता से अर्थ है भय और प्रलोभन का। तो अभी अगर हम देखें तो क्योंकि हम भ्रमित अवस्था में हैं तो हमें दो ही चीजों से हम चीजों को समझ पाते हैं कि एक भय और एक प्रलोभन, कि इस चीज से मुझे डर लगता है या ये चीज मुझे नहीं चाहिए और ये चीज मुझे चाहिए या ये चीज के लिए मुझे मतलब प्रलोभन है। तो भ्रमित अवस्था अगर आप हम देखें तो जैसे कि जीवावस्था में भी संवेदनशीलता जो है वो अनुप्राणित हो ही जाती है और भ्रमित अवस्था में भी हम जीवावस्था से ऊपर नहीं उठ पाते। तो हम भ्रमित अवस्था में जीवावस्था के जैसे ही संवेदनशीलता से ही अनुप्राणित रहते हैं, पर जैसे ही हम जागृत होते हैं तब फिर जाके मूल्य और मूल्यांकन आता है और हम संज्ञानशील हो पाते हैं, पर उसके पहले संवेदनशीलता से ऊपर हम नहीं उठ पाते। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बताइए कमलेश भैया। नहीं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया दीदी। जी ठीक है, बहुत क्लियर हो रहा सुंदर, है। बढ़िया, बहुत सुंदर। अचल बेटा, ये परिभाषा के साथ में है ना, हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हम उसको फिर स्पष्ट भी कर पाते हैं। खूब बढ़िया, सबका अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है। जिनने प्रश्न पूछा, जिनने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। आगे के पन्नों में और किन्हीं के प्रश्न है? लगभग 51 पेज तक हमारा हो चुका है, आधा। यहाँ पे शायद मधु दीदी का प्रश्न था दीदी व्हाट्सएप पे। जी हाँ दीदी, मैं देख रही हूँ, एक मिनट। है हाँ दीदी। जी बोल। इस जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुरूप में चिंतन चित्रण संपादित करना शुरू करता है। फिर उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन और आस्वादन होता है। तो हम्म, पहले मतलब पहले अनुभव, प्रामाणिकता मूलक बोध संकल्प, उसके बाद आखिरी जो आस्वादन होता है वो निर्धारित होता है। मतलब तुलन, विश्लेषण, चयन सब उसी पर डिपेंड है कि अनुभव और प्रामाणिकता मूलक जो बोध संकल्प है। तो इसी को थोड़ा सा इसमें निहितार्थ, मतलब इसका कोई एग्जाम्पल ऐसा जिससे समझ आए ये वाला प्रोसेस। मूल्य और मूल्यांकन तक आ जाता है, जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है, ऐसा, इसके लिए मैंने ये डाला था। जी। तो एक बार पूरा ही जीवन क्रियाओं को लेंगे दीदी, कि 4.5 जी में कैसे एक आवर्तनशीलता है जो आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण इसी सीमा पर 4.5 होता है ना, इसके जी। ऊपर नहीं जा पाता है। और जहां हम्म। से चिंतन एक शब्द हम सुनते हैं तो अनुभवगामी विधि में उसको हम साक्षात्कार कह रहे हैं। मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देख पाना, समझ पाना। तो वहां से साक्षात्कार विधि से बोध मतलब समझ का पूरा हो जाना, वहां से अनुभव की एक घटना जीवन में होती है। जब अनुभव की घटना होती है तो हम
जिस तरीके से पूरे अस्तित्व में देख रहे हैं कि स्थिति गति अविभाज्य है, तो अनुभव के साथ प्रामाणिकता होता ही है, और अनुभव प्रामाणिकता के साथ पुनः बोध होता है। मतलब अनुभव प्रामाणिकता का मतलब जानना पूरा हो गया, अनुभव प्रमाण बोध का मतलब जाने हुए को मान भी लिया। फिर जी अनुभव प्रामाणिकता बोध ऋतंभरा, उसके साथ जब चित्रण होता है तो अनुभव के अनुरूप सारा चित्रण हो रहा है। अभी हमारे सारे चित्रण संवेदनशीलता मूलक हैं, प्रिय हित लाभ मूलक हैं, ये सारे चित्रण नहीं रहते। तो पूरे सही को जब हम समझ जाते हैं तो अनुभव मूलक चित्रण होने लगते हैं, है ना। तो जी वहां से हम कह रहे हैं उस चित्रण और विश्लेषण की, चित्रण और विश्लेषण के एक संयुक्त रूप में हम कह रहे हैं कि जो जान लिए और मान लिए उसके साथ में पहचानना हो गया, है ना। हमारी जी योजना बन गई, प्रमाणित करने के लिए हमारी योजना बन गई, जी और उसके बाद मन और शरीर से निर्वाह करना हो गया। तो इस तरीके से पूरी 10 क्रियाएं एक दूसरे के साथ तालमेल पूर्वक रहते हैं अनुभव घटना के साथ। और जब तक हम स्वयं को शरीर मान रहे हैं तब तक 4.5 क्रिया में ये घटनाएं नहीं होती हैं, और जब 10 क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं तो सब एक दूसरे के साथ में कैसे अब प्रमाणित होना है, इसी उसमें सारी क्रियाएं काम करती हैं। तो अध्ययन भी मूल रूप से उसी का ही होता है कि मैं प्रमाणित हो सकती हूँ, स्वयं प्रमाणित हो सकते हैं, इस स्थिरता के साथ ही अध्ययन संभव है ना। और जी नहीं तो अध्ययन भी नहीं संभव है। अगर हमें लगे कि हम तो भी प्रमाणित ही नहीं हो सकते, अनुभव ही नहीं हो सकता, तो ये अध्ययन ही संभव नहीं। और इस आशा के साथ ही मनुष्य अनुभव करता है ना। तो जी अनुभव अनुभव के बाद अनुभव में जानने की स्थिति पूरी होती है, बोध में उसके साथ मानने की स्थिति होती है। और अब जान भी लिए मान भी लिए, लेकिन किसी देश में किसी काल में किसी के साथ प्रमाणित भी तो होगा। जी हाँ, तो उसकी योजना फिर आगे की क्रियाओं में हम देख पाते हैं। तो फिर दी उसी आधार पर फिर विश्लेषण करके जो चयन होता है वो फिर अनुभव और बोध के बाद उनके सही के आधार पर चयन होता है, ऐसा। जी हाँ, जी सही के आधार पर ही चयन होता है। फिर इसमें ये जी प्रश्न बनता है कि जब तक हमें नहीं अनुभव हुआ तब तक क्या करें, जी है ना। तो जो चयन, तो जो जागृत व्यक्ति ने समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का चयन किया, हम उसको अनुकरण करते हैं। अनुकरण जो आपने कल बताया था, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू दी। जी बढ़िया, नमस्ते। तो और आगे भी पेज चलते हैं। हाँ हाँ पेज जी। 51 में एक बहुत छोटा सा है कि सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। तो ये क्या मतलब किसके लिए बोल रहा है विफल होने के लिए? आप सोचिए, इसी आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, आप पहुंच जाएंगे उत्तर मैं में। थोड़ा सा तो कि हाँ बोले लेकिन ना। फिर असंतुलन, हाँ मतलब जो मानव ने जो दुरुपयोग किया है, मानव को जी। छोड़कर जो बाकी संसार है उसका जो दुरुपयोग किया है वो उसके बारे में है। और धरती तंग हो गई है, अपराध विहीन विधि को समझकर करने का है, ये भी बोल रहे। लेकिन सफलता के लिए विफल होना, ये लाइन मुझे नहीं समझा कि किसकी सफलता के लिए किसके विफल, मतलब अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ सभा ये में मुझे रखते हैं नहीं। ये प्रश्न, है ना, सभा में रखते हैं। बताइए, इस हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है, इसको बताइए। जी दीदी, अच्छा मैं एक्चुअली इसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था। अच्छा एक तो ना पहले ना मतलब मैं ये कहना चाह रहा था ना, मतलब इस लाइन में ना मुझे भी कंफ्यूज मतलब डाउट था
तो ना हर बार ऐसा होता है कि ना मैं डाउट करने के लिए मतलब लिखने के लिए जाता हूँ, उतनी देर में मैं देखता हूँ कि मधु दीदी ने स्पेसिफिकली वही वाला डाउट लिख दिया है। दीदी ना हम सबके लिए क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो मैं दीदी इससे ना ऐसा थैंक कुछ यू भैया। मैं इससे ना ऐसा कुछ रिलेट कर रहा था दीदी कि ना जैसे कि अमीर और गरीब जो हम बनते हैं, या अमीरी और गरीबी का है, अगर आपको अमीर बनना है तो उसका एक ही तरीका है कि कोई और गरीब हो, उसके बिना हम अमीर बन नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर हम किसी का भी शोषण कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हम जैसे कि किसी अमीर को बोल देते हैं कि वो सफल है, देखो वो सफल व्यक्ति है, तो हम कहते हैं कि देखो उसके पास ज्यादा पैसा है। पर वो पैसा आया कहाँ से? वो पैसा तभी आया जब मतलब वो रिलेटिव में है कि कोई और असफल है, उसी के कारण हम उसको सफल कह पा रहे हैं, क्योंकि किसी और के पास कम पैसा है, इसी के कारण हम उसको ज्यादा पैसा कह पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैं समझ रहा था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। बढ़िया बढ़िया है। हाँ दीदी, और मैं भी भी, ऐसे ही समझाऊँ उसको। हाँ बताइए ना कमलेश भी, अपने शब्दों में बताइए। हेलो। जी भैया। जैसे कि हमको आगे बढ़ने के लिए दूसरे किसी को पीछे करना है, कंपटीशन वाला भावना, ये मैं इसे समझ पा रहा था। हाँ, तो आप सभी सही ही समझ रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे से ये आगे की लाइन आप लोग पढ़े ही हैं। तो अभी तक मनुष्य स्वयं को सुखी देखने के लिए और सुविधा बराबर सुख ये पहचानते हुए धरती को घायल किया। तो दूसरे को घायल किए बगैर मैं सुखी हो ही नहीं सकता, ये तो किताबों में भी लिखा है कि, है ना, जो ज्यादा बलवान है वो दूसरों पर शोषण करेगा और जिंदगी एक संघर्ष है। ये सारी बातें एकदम वो है, मतलब लिखी हुई चीजें हैं पुरानी किताबों में भी। तो आपको आगे निकलना है तो दूसरी की लाइन तो छोटी करनी ही पड़ेगी। करते करते मनुष्य धरती को घायल कर गया। पर अगर मनुष्य को छोड़कर पूरी प्रकृति को देखते हैं, तो अगर पदार्थावस्था सफल है, जो अभी मैंने सहज तत्व में बताया कि सफलता मतलब निश्चित आचरण, उत्सव, खुशहाली, उसका मतलब अस्तित्व में सफलता है। तो पदार्थावस्था सफल है, इसका क्या प्रमाण है? कि प्राणावस्था सामने है। प्राणावस्था सफल है, इसका क्या प्रमाण है? जीवावस्था सामने है। जीवावस्था सफल है, इसका क्या प्रमाण है? ज्ञानावस्था सामने, है ना? तो अस्तित्व में कहीं पे भी एक को सफल होने के लिए दूसरे को विफल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इतना ही मनुष्य को भी समझना है। ठीक है। जी जी दीदी, बहुत ही दीदी। सुंदर। बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लगभग हो ही गया था। खूब बढ़िया, चलिए आगे चलते। तो दीदी और कोई प्रश्न है कि आगे रीडिंग चालू कर दें? हाँ, जी रीडिंग दीपक। स्टार्ट करवाइए भैया। जी दीदी, दीपक जी आप ले लीजिए फिर नेक्स्ट पेज। बचपन से मैंने वेद विचारों का अध्ययन किया कि हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है, न्याय पाने की आवश्यकता उनमें रहती है, सत्य वक्ता होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसे बनाए हैं, झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है। तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाएगा? इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं और ना पहुंच सकेगा। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा इस एक विधि से ही जीना होगा, वह है मान्यतापूर्ण आचरण। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है, ना कोई युद्ध करना है,
संबंध के लिए प्रयोजन को घन समाज व्यवस्था में अर्थ में जानना मानना जरूरी है। उससे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचानने निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए ही यह प्रस्ताव है। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, न कि संज्ञानिता पूर्वक जीता हुआ, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्त को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति। तृप्ति आएगी समझदारी से। यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है, तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी स्वर मानव का अधिकार है। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधानपूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है। प्राण कोशाएं एवं मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती है। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशाएं बनती हैं। प्राण कोशाएं से रचित रचनाएं पुनः वितरित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। इन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है, वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान आ गया और खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राण वायु भी। अब वैज्ञानिक को खाद बनाकर सोचते हैं, हम संसार को कल्याण करते हैं। इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती को सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं, नदियां उसे समुद्र में ले जाकर दे देती हैं। तो अब कैसा संतुलन है बना? झाड़ वनस्पति से सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज संतुलित हो रहेंगी। अब हम क्या करते हैं? एक समस्या को लिए एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या ढका जाए, किंतु समस्या ढकती नहीं। यह सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं, घटित घटनाओं के आंकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है। और कोई कारण नहीं, यथास्थिति व आवश्यकता का वर्णन है। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं का परंपरा में प्रमाणित करना है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना मानना पहचानना निर्वाह करना है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान समृद्धि अभय सहस्थित सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा। बात पर्याप्त नहीं हुआ, यह देख लिया गया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। आगे पढ़ूं? अभी यहीं तक रखते हैं भैया जी। जी। खूब बढ़िया पढ़े।
बहुत सुंदर। तो इसमें किसी की जिज्ञासा हो तो रख दीजिए। बेसिक तो दीदी समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप कोई चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं विस्तार से, वो अलग ही हो जाता है। बेसिक जी। हमें समझ में आ जाती है चीज, हम्म। तो आप अपने ढंग से इसको रख दीजिए थोड़ा सा। कई बार दीदी हमको लगता है हमको समझ में आ गया, लेकिन आप जब समझाते हैं तो लगता नहीं, ये तो और कुछ और बात है या कोई विषय और ज्यादा है इसमें। जी। हाँ दीदी, आप आ, थोड़ा ज्यादा हो पाता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम एक पेज पढ़ते हैं और अगर हमारे प्रश्न नहीं भी होते, तो भी आप एक बार उसका जिस्ट अच्छे से समझा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें क्या है, हमारी समझ और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें मुझे एक महत्वपूर्ण बात लगती है, बाकी तो आई गई हैं, बार बार और आएंगी, कि संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है। उससे पहचानना, निर्वाह करना बन जाता है। तो अगर हम मनुष्य को देखें, हम स्वयं को देखें, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं संबंध, और हमें सबसे ज़्यादा अतृप्ति देते हैं, वो उसका नाम भी है संबंध। और सब कुछ मिल जाए और संबंधों में कुछ गड़बड़ी रहे, तो हमारा पूरा ध्यान उस संबंध को कैसे ठीक करें इसी में लगा रहता है। तो बहुत बार इस पीड़ा को मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते ही होंगे। तो जब संबंध के प्रयोजन की बात जाती है, तो अभी तक के हम देखते हैं परंपरा में संबोधन का नाम तो एक है ही, माताजी पिताजी, ये तो बोलना लोगों को आ ही गया है, भाई बहन बोलना भी आ गया है। और क्या चीज नहीं आई है, उसमें ये दिखता है कि प्रयोजन अभी तक हमने पहचाना नहीं है। अच्छा, ये प्रयोजन शब्द भी बहुत आर्टिफिशियल सा लगता है, कि हर माँ तो अपने बच्चे को प्यार करती ही है, हर पिता प्यार करता ही है, जो कुछ भी है उनके लिए लुटाते ही हैं। तो क्या यही है ममता मूल्य या संरक्षण मूल्य? तो जब हम देख रहे हैं कि संबंध जो है उसका प्रयोजन अखंड समाज के लिए है, हर संबंध का एक ही प्रयोजन है, वो है अभ्युदय। वो कैसे है? तो अभी मेरा बच्चा है और मैं उसके लिए सब कुछ करूं, इतना तो एक हद तक मनुष्य इस संवेदनशीलता तक पहुंच गया है। सब मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए ममता मूल्य के साथ हूं, मैं सबके साथ ममता मूल्य के साथ हूं। अगर ये नहीं होगा तो वही हो गया, समुदाय की परंपरा चलने लगी है। हमारा परिवार भी एक समुदाय ही है। तो क्या हम अपने परिवार में संबंध पहचान रहे हैं? हम अपने परिवार में भी संबंध नहीं पहचान रहे, क्योंकि अगर संबंध पहचाने तो वो सीधा अखंड समाज के अर्थ में होता है, वो समुदाय के अर्थ में होता ही नहीं। तो एक के लिए मैं जीती हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। अखंड समाज, सबके लिए मेरे को एक ही भाव आता है, सब मुझे बच्चे ही दिखते हैं, है ना, सबके लिए प्रेम का ही भाव आता है। जब ये स्थिति स्वयं में अध्ययन से स्थापित होती है, तो हम अपने परिवार के साथ, ये एक बच्चे के साथ में हम न्याय को प्रमाणित, पहला जो हमारा प्रमाण है वो परिवार में न्याय पूर्वक वो प्रमाण हमें दिखता है। पर वो स्थिति में कैसा है, वो सबके लिए एक समान है, पूरे अखंड समाज के लिए संबंध को मैं पहचानती हूँ। तो ये एक बात कुछ कुछ दिनों पहले मुझे भी बहुत क्लिक करी। हाल ही में परिवार में ऐसा हुआ कि पता नहीं मुझे ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, पर अध्ययन हो रहा है। तो बेटा जी ने मुझसे एक बात छुपाई, और वो बात इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको मुझसे छुपानी चाहिए थी। अब ये घटना दूसरी बार भी हुई, उन्होंने फिर से छुपाई। तो अब मुझे रात दिन नींद ना आए कि अब क्या कमी रह गई, है ना। अब क्योंकि कमी तो है, कुछ वातावरण में कमी है, तभी तो ये कमी का प्रदर्शन है, मतलब वातावरण में कमी है।
हमारे संबंधों में कमी है। तो मैंने इसको फाइंड आउट किया कि ये तो संवेदनशीलता की ओर मैं जा रही हूँ। ये अखंड समाज के अर्थ में शायद मैंने संबंध को नहीं पहचाना, इसीलिए ये घटना हो गई। तो मेरा ही बच्चे के लिए सारा कुछ मैंने तो कर दिया, और उसको उसका वैल्यू नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू कब होगा जब मैं अखंड समाज के अर्थ में जितने भी सुविधा की वस्तुएं हैं या ज्ञान की वस्तुएं हैं वो सबके लिए है, वो ये देख पाता तो वो शायद मेरा उतना सम्मान कर पाता। तो इसको हाल ही में मैंने एक जो मेरे से लूज पॉइंट हो रहा था कि अखंड समाज के अर्थ में मेरा बच्चे के साथ भी जो संबंध है उसको नहीं देख पाने की वजह से हमको लगता है कि परिवार में सब अच्छा चल रहा है, पर ये घटनाएं हमको एक ट्यूबलाइट जलाती है, नहीं नहीं, अखंड समाज के लिए अभी नहीं सोचे, वो समुदाय तक ही है। तो ये एक छोटी सी शेयरिंग मुझे लगा कि शायद कुछ काम आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज मैं भी फील करती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और ये चीजें दिखती हैं, उनका बिहेवियर। और आपने जो अभी बात रखी, इस बात पे सोचा, बिल्कुल सोचना चाहिए, ये यही इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है। तो निर्वाह करने की हम सबको जल्दी न रहे। अभी एक औपचारिकता को हम निर्वाह करते हैं, एक औपचारिकता को हम कहते हैं हम व्यवहार कर रहे हैं। तो ये निर्वाह मतलब एक प्लास्टिक रूप में निर्वाह से बचा जाए और जानने की ओर जितने हम अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, जिसको कहते हैं ऊर्जा का अंतर्नियोजन, अभी अंतर्नियोजन की आवश्यकता है, बजाय कि इसको बहिर्गमन किया जाए। तो इसको बार बार हम मूल्यांकन करते हैं तो निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। तो मुझे बाकी तो बहुत सुंदर है पाठ पन्ने, आगे चलें क्या कि हो गए हमारे 5? दीदी वैसे तो मुझे लगता है कि 5 पेज हो गए। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ हाँ, सुचित्रा बहन जी कुछ बताइए। हेलो, आवाज जी भैया। आ रही है हमारी? जी मैं ये बोल रहा था, जैसे आप बोल रहे थे दीदी अखंड संबंध के बारे में अभी, तो उसको अपने को अखंड समाज के अर्थ में वो उसमें अपने को समझने का ये लाइन थोड़ा सा उसमें थोड़ा जुड़ नहीं पा रहा था मेरे से। जी तो मतलब जैसे संबंध में हम थोड़ा सा जुड़ नहीं रहा था मेरे। जी भैया, तो मैं इसमें ये कहना चाह रही थी भैया कि मेरा संतान है और मैं उसके लिए अपने तन मन धन का समर्पण करती हूँ। इस ये जो एक विचार है ये हमारा संवेदनशीलता के भीतर है। क्या मैं जैसे अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ वैसे दुनिया के सभी बच्चों के लिए सोच रही हूँ, पूरे समाज के लिए सोच रही हूँ, कि वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मेरी फीलिंग है? तो एक व्यक्ति विशेष के लिए है ना, एक समुदाय के लिए मेरी फीलिंग है, तो वो असल में संबंध का पहचानना नहीं हुआ है, वो सामुदायिक मानसिकता ही है, संवेदनशीलता ही है। अपने बच्चों के साथ संबंध भी शरीर की आवश्यकता पूरी करने की हद तक ही है। वो जब तक एक से अनेक तक हमारे भाव का पहचानना नहीं हुआ है तब तक वो भाव नहीं है, वो केवल संवेदनशीलता है। अच्छा दीदी, जैसे बच्चों के पीछे भी अपना मतलब काम हो रहा है, तो बच्चे में वो चीज तो दिखने का वो तो लगता है ना कि थोड़ा सा उसमें ये तो दिखे, जैसे आपने उस अपने बच्चे के पीछे में आप काम कर रहे हैं और सब कुछ समय और सब कुछ लगा रहे हैं, इसके बाद बच्चे में वो चीज नहीं आ रहा है, तो अपन उसको सारों को तरीके से वो देखे सबके साथ में अपन देख पा रहे देख पा रहे, तो सबके साथ भैया तो आपकी अपन वो काम आवाज नहीं पूरी कर। स्पष्ट नहीं आ रही है। हेलो हेलो, जी भैया। मैं ये बोल रहा था
कि जो अपना जो सभी में समान देखने वाला बात है, तो वो जो है कि हम अपने बच्चे के साथ में काम कर रहे हैं, तो उसके साथ में सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में भी उनमें जो बात आ रही है नहीं आ रही है, बाकी बच्चों के साथ में तो हम काम नहीं कर रहे, तो उसकी अपेक्षा हम नहीं कर, लेकिन जो जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर तो वो उम्मीद रहती है ना कि वहाँ पर वो चीज दिखे ऐसा करके। जी सुचित्रा बहन जी। हाँ, अभी मेरा पता नहीं आज मोबाइल क्या हो गया, बार बार पूरा आउट हो जा रहा है, ब्लैक होके फिर वापस लाना पड़ रहा है। तो अच्छा, बताइए बहन जी। अभी फिर कमलेश भैया का चला आपने गया, प्रश्न सुना? नहीं सुन पाई, अभी जस्ट अभी आई हूँ। अच्छा, ओके। हाँ बताइए, मैं जी सुन पाई हूँ। हाँ, क्योंकि आज आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला हाँ। कि आखिरी का कम से कम आप कर दें। अच्छा, क्या क्या पूछे थे क्वेश्चन भैया, मैं सुन नहीं पाई, वापस हाँ भैया फिर से एक बार, ज्वाइन होना पड़ा। हाँ। बस एक बार। हम्म, हाँ, दीदी ने बताया कि जो जैसे दीदी के यहाँ बच्चे बच्चे ने उनसे कुछ बात छिपाई, तो दीदी को ये बात ये बात लगी कि जो है वो उसने नहीं बताया, तो दीदी ने बाद में अपना उसने विचार किया कि जो है वो मैं अपने बच्चे को वो मतलब सार्वभौम के तरीके से सोच पा रही हूँ कि नहीं। तो मेरा कहना यह है कि जो बच्चे हैं अपने जिसके पीछे हमारा काम हो रहा है, तो हम उसमें वो चीज़ तो देखना चाहते ही हैं कि उसमें वो चीज़ दिखे, और बाकी बच्चों में तो अपन ज़्यादा उसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हम। चलो ठीक है कि वो अभी वो इतना समझदार नहीं हुआ है, उनकी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर मतलब जो है वो उस हिसाब से मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर अब जैसे काम हो रहा है तो उनमें वो गलती आती है, तो वो चीज़ तो अपन उसको उस तरीके से सोचेंगे ना। मेरा कहने का मतलब ऐसा था, क्लियर समझे, क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। हम्म, ठीक है भैया, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे अभी क्या पूनम मैंने कही बहुत सारा मैं सुन नहीं पाई हूँ, आज तो ऐसा हो गया, बहुत डिस्कनेक्शन हो रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत लास्ट का मैं सुन पाई जो पूनम बहन जी अपना एग्जाम्पल रख रही थी। तो ये है भैया कि देखो, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ अपने को ही काम करना है। तो अपने परिवार में जो हम काम करते हैं उसमें हम किस बात को आधार पे रख के काम करते हैं कि ये मेरा बच्चा है और मुझे मेरे बच्चे को ही बेस्ट बनाना है, अच्छा बनाना है। चाहे वो जीवन ज्ञान के रूप में भी, जैसे समझदारी के अर्थ में भी देना चाहते हैं कि मेरा बच्चा को समझदारी, मेरे बच्चा समझदार हो जाए, है ना। इस भाव से ही हम लगे रहते हैं। अभी हम सार्वभौमता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, इस अर्थ में हमारी बात नहीं पहुंचते रहती, तो बच्चे में भी उतना ही ट्रांसफर होता है कि मैं सबसे बेस्ट बन गया हूँ, मैं सबसे अच्छा बन गया हूँ, मैं बाहर के लोगों से बेस्ट जीता हूँ, है ना, मैं अच्छा व्यवहार कर पाता हूँ। अगर मान लो हम अपने बच्चे को केंद्र में रख के बात करते हैं, या कोई भी गलत चीज की ओर ध्यान आकर्षण करवाते हैं, या और भी पोषण के अर्थ में जो भी पूनम बहन जी ने बात रखा, किसी के भी अर्थ में, तो हम परिवार को ही केंद्र मान के, और ये मेरा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, और मैं इसको बस इतना, मतलब कि मेरा जो फर्ज है इसको पूरा करना, वो तो है ही। और उसके साथ आपका जो विजन है वो पूरी सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है कि सबके लिए मेरा भाव ऐसा ही है। वो बच्चा वो देखना चाहता ही है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं कि मेरा वाला जो भाव है ना, वो ही क्या करता है, खंड खंड को जन्म देता है, खंड खंड। तो इससे कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक अखंडता को हम नहीं परसेंगे ना, तब तक वो तृप्ति तो है ही नहीं। क्योंकि मानव जो है ना, एक व्यक्तिगत नहीं जी सकता, मानव परिवारगत नहीं जी सकता, मानव समाजगत नहीं मानव को पूरा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही जीने में तृप्ति है। अकेले वो तृप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर व्यक्तिगत में कोई इच्छा करती हूँ तो मुझे परिवार में शेयर करे बगैर तृप्ति नहीं है। मैं कुछ बुरा भी करती हूँ तो परिवार के साथ ही सब मिल करके उसको ठीक करते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, तो परिवार में मिल करके मेरा बुराई को भी अच्छाई की ओर कन्वर्ट किया जाता है। तो परिवार चाहिए मुझे। अब परिवार के परिवार अच्छा जी रहा, इसके लिए मुझे और परस्परता चाहिए, दूसरा परिवार चाहिए मुझे, जो हमारे परिवार को प्रमाणित करे कि अरे वाह, आप बढ़िया जी रहे हैं, अब हमें भी ऐसे ही जीना है।
या हम दूसरे परिवार से प्रेरित हो, तब जाके हमको परस्परता में जीने में मजा आता है। अरे वाह, ये भी परिवार हमारे परिवार को बढ़िया बोल रहा है। अब 2 परिवार हो गया, उनको और एक परिवार चाहिए, वो भी उसको अप्रिशिएट करे, तो 10 परिवार के एक ग्रुप बनता है। तो 10 परिवार में हम जब फैलते हैं तब लगता है कि अरे वाह, हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। तो ऐसी एक दूसरे के अप्रिशिएशन से ही हम कनेक्ट होते होते ऐसे जीते हैं। तो मानव ना 5 स्थिति और 4 आयाम में जीकर ही तृप्त हो पाता है और 10 सोपानी में बसता है। इससे कम में मानव तृप्त हो ही नहीं सकता, है ना। अगर मान लो कि मैं कोई भी कला सीखती, मैं जब छोटी थी, तो छोटी नहीं बड़ी थी, जब मैं सोचती थी कि मैं नृत्य सीखूं, मैंने कथक ज्वाइन किया। तो मैं सोची कथक करके मैं सीखूंगी, क्या करूंगी। हाँ ठीक है, पहले मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगी और स्कूल में मैं बेस्ट हो जाऊंगी कि सबसे अच्छी बेस्ट कथक डांसर है ये। फिर आगे क्या होगा कि मैं दूसरे स्कूल के साथ भी कंपटीशन करूंगी, दूसरे स्कूल में भी सबसे बेस्ट स्कूल की ये है। फिर और ज्यादा क्या होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट हो जाऊंगी। फिर और क्या होगा, ऐसे करके मेरे देखिए विचार कहाँ तक जा रहा है, पूरी दुनिया में बेस्ट होना चाहती हूँ। इतना दूर तक का मानव का विचार बेस्ट के रूप में फैलता है। मतलब उससे कम में उसको तृप्ति नहीं होती कि मैं पूरी सबके साथ जीना चाहती हूँ, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के साथ जीना चाहती हूँ। यहाँ तक जाके मानव को तृप्ति मिलता है। तो हम जो शिफ्ट करते हैं ना भैया, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ काम करते हैं, ठीक है, उतना तो हमको करना ही है, वो तो हमारा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार के साथ काम को साथ साथ उसका विजन भी दिखाना है कि आपको ऐसा ही सबके साथ जीना है ना। मैं भी ऐसे ही सबके साथ जीता हूँ। मेरा व्यवहार और मेरा विचार जैसे बेटा तुम्हारे लिए है, ऐसे ही मेरा सबके साथ है। ये विजन भी साथ में खोलना, नहीं तो कुंद हो जाते हैं हम एक अपने परिवार को बेस्ट परिवार मान के। तो ये विचार से हमको बाहर निकलना है और विशालता के अर्थ में हर बात को शिफ्ट करना है। तो बच्चे में वो अभयता जो आता है ना, वो समृद्धि का भाव जो आता है, सबके साथ सहअस्तित्व पूर्वक जीने का भाव आता है, तभी शिफ्ट हो पाता है। उससे कम में हम शिफ्ट नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान दे करके हम सोचते बहुत अच्छा कर लिए, पर उससे उतने में तृप्ति है ही नहीं भैया। वो कहीं ना कहीं अतृप्ति का कारण बनता ही है और फिर वो किसी न किसी रूप में बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ दिखेगा, अरे मैं तो इतना अच्छा समझा रहा था, इतना अच्छा कर रहा था, पर ये कहाँ से आ गया। तो ये परस्परता, मतलब अगर परिवार से नहीं आया तो कहीं बाहर से भी तो ले आएगा वो चीज। तो कुल मिला के बिना पूरा कंप्लीट हुए बगैर हम वो चीज को दे ही नहीं पाते। ऐसा मतलब मेरे को लग रहा है। अगर आपको कितना पहुंचा भैया इसमें, तो कुछ और भी जोड़ सकते हैं अभी। कमलेश भैया कुछ पहुंच रहा है बात हाँ कि कुछ। हाँ हाँ, दीदी, इसमें और कुछ तो अगर प्रयोजन को हम नहीं समझते तो उसमें लिखा ना कि निर्वाह करने में भटकाव होता सवाल ही मेरे है। पास हाँ भैया, आवाज मेरे पास एक स्पष्ट नहीं। सवाल कुछ ऐसा। हाँ मेरे, हेलो हेलो हाँ भैया, हाँ भैया, अभी ठीक आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ, भैया, मेरे पास ना कुछ सवाल और इसमें से जोड़ करके आ रहे थे। जी भैया, ये आपने बताया वो मेरे पास में क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे पास और कुछ जुड़े हुए सवाल इससे जोड़ करके आ रहे थे। बिल्कुल भैया। तो मैं अभी व्हाट्सएप, टाइम के हिसाब हाँ डाल सकते भैया, व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा तो अपन उसको आंसर कर लेंगे। व्हाट्सएप में नहीं हो पाएगी चर्चा उससे, तो अच्छा, अभी चर्चा पे बताइए कर ना तो कमलेश चर्चा भैया, कर लेंगे। अगर अभी से जुड़े हाँ हुए हैं, है ना, अभी थोड़ा हाँ बताइए, कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन हम उस परिवार में संबंध में जी रहे हैं, और वो जी, बाहर में भी अपने को ऐसा ही व्यवहार करना है जो अपन घर में हम लोग करते हैं, वैसे ही बाहर में भी हम करें। तो बाबा जी ने भी तो ऐसा बोला कि जो है वो जो जो समझदार मानव नहीं है वो जीव अवस्था में है, मतलब तो उसके साथ में हमको वो ज्यादा थोड़ा सा संभल के रहना और सब की जरूरत है। तो उनमें हम लोग अलग अपना विचार या समान कैसे चल पाएंगे, वो थोड़ा सा एक मन में द्वंद चल रहा था। जैसे बाहर चलते ही है तो किसी ना किसी का कुछ बात, कुछ ना कुछ ये सब अपने को देखने को मिलता है ऐसा वैसा। तो ये मेरे मन में चल रहा था कि वो जो बाकी लोगों के साथ में अगर हम समान तरीके से जीते तो उसमें कहीं ना कहीं बात में रख पा रहा हूँ, ठीक। हाँ जी, रख पा रहे हैं भैया। हाँ, तो मेरा यही है कि घर और बाहर में अपन हम बराबर ही है सब कुछ सोचे, या कहीं पर कुछ अपने को कुछ सही, बाहर में तो अभी स्थिति वैसी नहीं है समझदारी में,
तो उसमें अपने को नजरिया अपना कैसा रहना चाहिए, अपना सोच कैसा रहना चाहिए, वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था। ठीक जी बात। सुचित्रा बहन जी बताइए। हाँ, तो इसमें मैं ऐसा देख सकती हूँ भैया कि देखो हम सब भ्रमित मानव के अभी इसमें है ही हैं। अभी हम तो जागृति के लिए लगे हुए हैं सारे लोग, ठीक है। तो हम उस क्रम में चल पड़े हैं और हमको एक प्रकाश दिखा कि इस ओर चलने से हम जागृत हो जाएंगे, तो हम उस पे लग पड़े, चल पड़े। तो ऐसा चलते चलते हम को कैसा लग रहा है कि हम सच में एक दिन समझदारी वाला पार्ट को पूरा पा लेंगे। तो समझदारी वाला पार्ट को पाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सामने वाले के अस्तित्व को नकार के चलूं। तो यही जो है सह अस्तित्व, सबसे बड़ी बात है, सह अस्तित्व को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। अभी क्या है कि हम इसी चीज को नकार करके हम अपना अस्तित्व को बनाने चलते हैं। तो अभी अब किसी को नकारने के काबिल ही नहीं है। बाबा जी इतने जागृत मानव होने के बाद हम सोचो कि हम मतलब कैसे उनके आगे तो एकदम बहुत ही समझो नर्सरी क्लास के बच्चे, नर्सरी क्लास के भी नहीं समझो, तो वैसे बच्चों को भी वो बाबा जी समान दृष्टि से देखते थे। कभी भी उनकी दृष्टि में ये नहीं आया कि ये कम समझा हुआ मानव और मैं ज्यादा समझा हुआ मानव। उनकी बात से कभी एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं निकला कि तुम कम हो और मैं ज्यादा हूँ। तो ये भाव भी ट्रांसफर कभी नहीं हुआ। हमेशा यही ट्रांसफर हुआ कि आप, मैं जैसा हूँ वैसा आप भी बन सकते हो। इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ और अच्छे से जीना चाहता हूँ, सही को हर कोई। देखो बाबा जी ये भी बोले नहीं है कि डाकू के पास भी जाकर के देख चुका हूँ कि वहां भी मैं जी सकता हूँ, वहां भी प्रमाण से देख पाया कि हर किसी के साथ जी सकता हूँ। हर व्यक्ति सही जीना चाहता है, ये हर व्यक्ति के अंदर लगता है। डाकू अपने बेटे को डाकू नहीं बनाना चाहता, है ना। तो हर व्यक्ति सही को चाहता है, इस बात को बताए। तो उसी आधार पे हम, उसी लक्ष्य के आधार पे हम सब एक हुए ना। कैसे हम अलग अलग हो गए? हम क्यों अपने को ज्यादा समझदार मान लिए? वो सामने वाला व्यक्ति तो समझदार होना चाहता है ना। उसकी इंटेंशन को लेकर के हम एक हुए, हम उसकी इंटेंशन पे नहीं जाते हैं। आप उनसे बात करोगे तो वो भी तो सही जीना चाहता है, सही होना चाहता है। उनको भी रास्ता नहीं मिला तो हम उसको रास्ता बता सकते हैं कि देखो मैं तो इस रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो हम मिलके चलते हैं। तो हम जब लक्ष्य को देखते कि दोनों का लक्ष्य एक है, वो भी सही जीना चाहता है, मैं भी सही जीना चाहता हूँ, वो भी समझदार होना चाहता है, समझदारी की शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहता है, मैं भी समझदार होना चाहता हूँ, समझदारी की शिक्षा बच्चों को देना चाहता हूँ। वो भी नहीं चाहता कि बच्चा गलत बने, मैं भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लक्ष्य को आप जब देखोगे तो एकदम सब में जीवन लक्ष्य को देखोगे सबका एक जैसा ही रहता है भैया। उस आधार पे हम सब एक हुए। हम किस आधार पे नकारते हैं किसी को? तो आप देखोगे संवेदनशीलता के आधार पे नकारते हैं। तो संवेदनशीलता हमारे में है ही नहीं यहाँ भी। उस वजह से हम अपने को अधिक और दूसरों को कम आंकते हैं। और ये भाव के साथ हम जब जाते हैं सामने वाले के साथ बात करने के लिए, तो हमारी बात से पहले भाव पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि ये सुधर ही नहीं सकते, ये ठीक ही हो नहीं सकते, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना। ये तो बहुत ही गंवार है, इनको तो पता नहीं कहाँ से शुरू करना पड़ेगा तब इनको समझ में आएगी। तो हम कहीं ना कहीं अपने को श्रेष्ठ मान ही रहते हैं किसी न किसी आधार पे। तो वो श्रेष्ठ मानना ही व्यक्तिवादिता है ना। हर कोई समझ सकता है, हर कोई जी सकता है। इस भाव के साथ हम हमेशा रहें। कोई कितना भी उदंड रहे, वो सही जीना चाहता ही है, उसको सही का प्रकाश मिलेगा, क्यों नहीं जिएगा। तो इस भाव से हम हमेशा रहेंगे भैया। तो सबके साथ समानता का भाव, जब समानता के बिंदु को पकड़ोगे तो हर कोई समान है। इस भाव से रहेंगे तो सब कोई जीना चाहते, सब कोई अच्छा होना चाहते। तो किसी के साथ भी खेल, मैं तो अपने बेटा जी को बोलती हूँ कि कोई भी बच्चा, अरे वो ऐसा है, किसी के साथ भी, हर किसी के साथ खेलने आती। मैं तो किसी बच्चे को बाहर से बुला के पकड़ के ले आती हूँ। हर किसी के साथ जीने आना चाहिए बेटा, हर किसी के साथ खेलने आना चाहिए। आप अपने को स्पेस क्यों बना रहे हो कि मैं ऐसे रहता हूँ? तो अभी कल ही में पतंग उड़ाने के निकले थे, तो दूसरे बच्चे को उड़ा करके, वो पतंग उड़ाते हैं बेटा जी, तो पतंग उड़ाते हैं तो क्या हुआ, वो बच्चे बाहर के कुछ बच्चे अपना वातावरण के हिसाब से गाली वाली सब जैसे देते घूमते रहते हैं बच्चे। तो मैं उसमें से एक बच्चे को बुलाई, इधर आओ बेटा, आपको पतंग उड़ाने बहुत अच्छे से आता है, आप ओम बेटा जी के साथ रहो, खेलो। अरे उन लोग गंदी बातें, गंदी भाषा। मैं भी, आप उसको ले क्यों रहे हो, है ना। वो अपनी भाषा के साथ है, आप अपनी भाषा के साथ रहो। अगर उसको सही भाषा लगता है, एक ना एक दिन वो एक्सेप्ट करेगा, पर आप उसके अस्तित्व को क्यों नकार रहे? वो भी तो एक मानव है, वो भी खेलना चाहता है, रहना चाहता है। उसकी भाषा वातावरण बस वैसा हो गया है बेटा। आप उसकी भाषा से एक्सेप्ट मत करो, उसकी भाषा को उसके साथ रहने दो।
तो धीरे धीरे आपकी भाषा को वो सहज रूप से लेते जाएगा। जो सही है वो स्थापित होना ही होना है, गलत हटना ही हटना है। तो उस भाव के साथ आप भाई के साथ खेलो, एक न एक दिन उसके पास ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो सही बात है, धीरे धीरे खेलते खेलते भी वो काफी अच्छा स्थिति होते जा रहा है। तो ऐसा हम अगर किसी के अस्तित्व को नकार के कभी नहीं जी सकते भैया। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा है और गलत काम कर रहा है, तो भी हमारे अंदर उसके प्रति स्नेह का भाव रहना चाहिए, क्योंकि वो भी जीना चाहता है, सही करना चाहता है। उसको मिला ही नहीं वातावरण तो कैसे होगा वो? वातावरण मिलता तो वो सही हो जाता। तो वातावरण जहाँ पर जिसको मिलता है वो तो पनप ही जाएगा। तो बस इस भाव के साथ हम हमेशा रहें, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप भी रख सकते हैं पूनम बहन। दीदी, इसमें हाँ ये बात जुड़ती है क्या, एक बार पहले जो बताया कि 51% अच्छाई होती है हर इंसान में, बिल्कुल, ये ये एकदम बात भी जुड़ती है। इसमें जुड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल जुड़ती है दीदी। जी दीदी, थैंक यू। हर किसी से बात करके देखेंगे ना, हर कोई हाँ, अच्छे से इसमें आता इसमें है। मुझे एक बात लगती है सुचित्रा बहन जी, है ना, समय हो गया पर फिर भी मैं 2 मिनट रखती हूँ कि दो बात है। एक तो मूल रूप पे हर व्यक्ति न्याय चाहता है, सही करना चाहता है ना, सत्यवक्ता होता है। पर हर व्यक्तियों की अलग अलग प्रवृत्ति भी होती है ना। तो चाहता है, न्याय को चाहता है, पर न्याय करना नहीं आता है। सही कार्य व्यवहार करना चाहता है पर करना नहीं आता। तो जब तक हमें भी नहीं करना आता, जब तक दूसरे को भी नहीं करना आता, तब तक एक अच्छी निश्चित दूरी के साथ में स्वयं में विश्वास की स्थिति पर काम किया जाए। और स्वयं में विश्वास, इन 3 ज्ञान, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इन तीनों ज्ञान के संयुक्त रूप में स्वयं में विश्वास की स्थिति आती है। तो जब तक स्वयं में विश्वास नहीं है, परस्परता में विश्वास होना संभव ही नहीं है। और वो परस्परता मेरी पत्नी भी हो सकती है, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। वो परस्परता फिर है ना, वो परिवार के बाहर नहीं होती। हम भाषा में कहते हैं एक संकोचवश, पर वो परस्परता मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, यही होते हैं। तो स्वयं में विश्वास की स्थिति के साथ परस्परता में विश्वास होता है। और जब तक ऐसी स्थिति नहीं है, तो अभी लाभोन्माद और कामोन्माद से ग्रसित बहुत लोग हैं। उनसे निश्चित दूरी के साथ में बचा ही जाए। और इसके साथ बस, क्योंकि जीवन क्रिया की बात चल रही है, मन में आस्वादन की क्रिया है और उसी को कहते हैं स्वागत क्रिया, स्वागत का भाव। ये जो स्वागत भाव के साथ जितना ज्यादा मनुष्य रहता है, जितने ज्यादा क्षण अपन स्वागत भाव के साथ रहते हैं, वो स्वागत भाव का जो फैलाव है, केवल एक भाव का फैलाव, स्वागत भाव, वो भाव पहुंचता है। हमको काम अपने में करना है। किस में काम करना है? स्वागत भाव। मुझ में कितना स्वागत भाव है, वो भाव का एक आवरण आपके आसपास के लोगों को पता ही चलता है, हमारा स्वागत भाव है या नहीं है। और वो स्वागत भाव की जितनी अपन के में निरंतरता होती है, वो ही हमको अनुभव तक लेकर जाता है। तो है ना, अभी कोई भी टेम्पररी कोई टिप्स काम नहीं आते हैं, दूरी हम बना के ही रखते हैं। तो इन तीनों ज्ञान से संपन्न हुआ जाए और स्वयं में स्वागत भाव के लिए हम काम करेंगे। वो स्वागत भाव के खुशबू से अब हमारे जितने संपर्क है वो भी संबंध में बदल जाएंगे। जितना हमारे लिए दूसरे के प्रति द्वेष है वो भी बदल जाएगा। मतलब मिठास ही मिठास होगी। ये हमने बाबा जी और अपने वरिष्ठ भाई बहनों में अध्ययन की निरंतरता से लोगों में देखा है। और इस फलन है, अभिभावक विद्यालय में हम 10 वर्ष से जो बहनें काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शुरुआत में हमारे बीच में नहीं रहा, खटास रही है ना, पर आज जो मिठास है हमारी, वो हर एक बहन, हर एक जो लोगों ने उसमें श्रम किया, उस स्वागत भाव की निरंतरता मुझ में बनी रहे, वो देख पाए। तो के ही रहना है, नहीं मुझे संबंध को छोड़ना ही नहीं है। वो जितने भी बाहर के दिख रहे हो मेरे संबंधी ही हैं, इस पर विश्वास करना ही होगा। आपके सब संबंधी ही हैं,
हम उसको ज्ञान देखने लगता है वो दूसरा है, पर नहीं है, ये गलत है। जितने भी आपके परस्परता में है या नहीं है, वो सब आपके संबंध, इसको आप झुटला नहीं सकते। उसको आपको आज नहीं तो कल फेस करना ही पड़ेगा। वो फेस करने से पहले जितना हम स्वागत भाव और स्वीकृति भाव में आ जाए, उतना अपने लिए बेनिफिट है। तो इतनी छोटी सी मेरी तरफ से एक बात थी। कमलेश भैया, ज्यादा तो नहीं हो गया? बढ़िया। नहीं दीदी, बढ़िया। लेकिन मेरे पास एक और सवाल छोटा सा आया है, पहले बाद में आपको जरा जवाब मैं बोल दूं। जैसे निश्चित दूरी वाला आपने बात बोला कि जैसे अपने को निश्चित दूरी के साथ में, तो निश्चित दूरी जो अपने मन में जो भाव आएगा दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए वो श्रेष्ठता और दूसरे के लिए अवमूल्यन वाला स्थिति बनेगा यहाँ पर, ऐसा मेरे को लग रहा था। ऐसा मेरे एक सवाल इस तरह से बन रहा था ऐसा। अभी तो यही स्थिति है भैया। अभी तो यही स्थिति है। अभी तो यही स्थिति है। हम खुद का अधिमूल्यन किस आधार पर करते हैं? धन के आधार पर। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, रूप के आधार पर और धन के आधार पर। हम अभी दोनों गायब हो जाए, सोच के देखिए ना, आज मेरे पास रूप ना धन है, फिर किस बात का? कुछ भी नहीं है फिर, और समझ तो है ही नहीं हमारे पास। अवमूल्यन करते बनता नहीं किसी का। मैंने देखा, मैं जब यहाँ पे गांव में शिफ्ट हुई, एकमात्र था अवमूल्यन का कि मेरे पास धन है, मेरे पास, मैं गोरी हूँ, मेरे पास रूप है। और जैसे जैसे ये खत्म होता है, सब चीज खत्म हो गया, फिर वो शून्य का आकर्षण केवल रह गया, केवल शून्य का आकर्षण। इसलिए शून्य में आना इतना जरूरी है, जो बाबा जी बोले जब हम नौकरी छोड़े, कि जिंदगी आपकी एडवेंचरस, आपकी हिचकी। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि, है ना, केवल इतना ही है हमारा, अपने और कुछ है नहीं हमारे पास, समझ का कोई पूंजी ही नहीं है। तो अच्छी दूरी भी नहीं बना पाते, हम बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं, उस दूरी को पाट नहीं पाते। ठीक बात है दीदी। पूनम बहन जी, ये जो है ना, अपन जो समझदारी की वो चल पड़े हैं, तो सभी क्या है कि अच्छा बोलना है ना, अच्छा सुनना, अच्छा करना, इसके आधार पे अपन सोच रहे हैं कि हम अच्छा, हमारा जीना हो गया है। अभी जब तक पूरी समझदारी नहीं आएगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम समझदार हो गए। अभी तो हम भी उसी क्रम में हैं। तो अच्छा बोलना, अच्छा रहना, अच्छा दिनचर्या बना के हाँ, जीना, और हम दूरी इसलिए इसको बनाते हैं। हाँ दूरी बनाते हैं कि मेरा दिनचर्या अच्छा है, उसकी दिनचर्या से मैं रहूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। या मैं अच्छी भाषा बोलता हूँ, उसकी हाँ, भाषा के पास जाऊंगा तो अरे भी क्यों डिस्टर्ब होगी, जब स्वयं में विश्वास होगा तो डिस्टर्बेंस है ही नहीं। तो ये सब बड़ी अलग बात है जो बाबा जी पूरा समझदार नहीं, और इसमें भी सुचित्रा बहन जी, आवाज मेरे संबंध पड़े। आवाज कट रही थी पूनम बहन जी। अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल से आज की बात हो भी गई होगी। टाइम भी हो गया, तो ठीक है, अपन फिर चर्चा कर सकते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा चर्चा का विषय है, बढ़िया। कर सकते हैं इसको, अपन आगे की क्लास में कर लेंगे। बढ़िया दीदी। ठीक है कमलेश भैया, बढ़िया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और विचार कर सकते हैं, और विचार करके आपके से आंसर निकल आएगा, देखना। ठीक है भैया। हाँ दीदी। ठीक है, सभी को नमस्ते, नमस्ते, शुभ रात्रि। धन्यवाद दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को। दीदी, नमस्ते सभी। नमस्ते सभी को।